नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे ही अयोध्या की जो तस्वीर है वो भी बदल रही है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या का वर्तमान स्वर्णिम भविष्य की जो रूपरेखा है वो तय कर रहा है, जिसमें न सिर्फ इतिहास भूगोल बल्कि अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है वो भी बदलेगी। राम मंदिर निर्माण के साथ इतिहास परिमार्जित हो रहा है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन से अयोध्या की जो आर्थिक सेहत है वो भी सुधर रही है। वर्तमान में अयोध्या में सालाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ के आसपास रहती है, जो आने वाले समय में 4 से 5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ होटल उद्योग को लाभ होगा बल्कि रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। और ये केवल अयोध्या में ही नहीं होगा, काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा। यानी कि लगातार जो कार्य हो रहे हैं उनसे एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। और ये 5 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से 2019 में पीएम मोदी की अयोध्या में रैली हुई, उसके बाद पीएम मोदी का मथुरा दौरा, काशी विश्वनाथ दर्शन करते हुए पीएम मोदी, और 2020 में श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ वो करते हुए, और सर्वदेव मंदिर का जो उद्घाटन है वो करते हुए पीएम मोदी दिखे वहां पर। उस मंदिर के, माफ करिएगा, उसके जो स्थापना दिवस था उस पर वो वहां पर मौजूद रहे। किस तरह से लगातार अगर कह सकते हैं कि जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो धर्मस्थली है उनके विकास को लेकर तेजी से काम हो रहा है। और इन सब के बीच जो बेहद महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पीएम मोदी का लगातार ये प्रयास रहा है कि विकास कार्यों को गति मिले, निर्माण कार्य जो है वो तेजी से हो सके। और यही वजह है कि जल्द ही पीएम मोदी अयोध्या में सबसे अधिक बार जाने वाले पीएम भी बन जाएंगे। आज चर्चा में इसी को लेकर बात करेंगे, अयोध्या को लेकर बात करेंगे, तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास को लेकर बात करेंगे, और किस तरह से जो तस्वीर है वो बदली है इन सभी अगर जगहों की हम बात करें, अगर हम वहां के रहने वाले लोगों की बात करें, रोजगार की बात करें, निवेश की बात करें, तो उन सब में भी एक बड़ा बदलाव आया है। और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विजय उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। नमस्कार सर, आप दोनों का स्वागत है चर्चा में। विजय उपाध्याय जी, जिस तरह पीएम मोदी जो हैं वो सबसे अधिक बार अयोध्या जाने वाले पीएम भी बन जाएंगे जल्द ही, और लगातार अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो खुद पीएम मोदी जो है वो जमीनी स्तर पर आते हैं। यानी कि अब सिर्फ वो समय नहीं रह गया जब नेता लोग कहीं किसी ऑफिस में बैठकर पीएम जो है वो किसी खास स्थान से जो चीजें हैं उसको देखते थे। अब जो पीएम है वो धरातल पर आकर जो काम हो रहे हैं उनको देख रहे हैं, उन पर अपनी नजर बनाकर रखी, और लगातार जो बदलाव हुए हैं वो भी हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो तस्वीर है वो बदल चुकी है? नहीं, अयोध्या पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज के दिन अयोध्या वर्ल्ड की बेस्ट स्पिरिचुअल सिटी के तौर पे डेवलप हो रही है, और जितना तेजी से वहां काम हो रहा है, जितने डायमेंशंस में काम हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। अयोध्या का एयरपोर्ट हो, अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो, अयोध्या का बस स्टेशन हो, अयोध्या में जो पार्किंग 8 पार्किंग बन रही है 600 गाड़ियों की वो हो, या फिर वहां फूड प्लाजा और फूड कोर्ट जो बन रहे हैं वो हो, अयोध्या के घाट हो, अयोध्या की सड़कें हों, भक्तिपथ रामपथ, राम जन्मभूमि पथ, तो ये सारी जो चीजें हो। अच्छा, दूसरा जो ट्रेडिशन है अयोध्या का, जो पुरानी उनकी परंपराएं हैं वो कायम है, पुरानी चीजें कायम है, सड़कें नई हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर नया हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु राम का जो मंदिर है ये 493 साल बाद फिर से अस्तित्व में है। इसके पहले विक्रमादित्य का बनाया मंदिर था जिसको 10वीं सदी में आक्रमणकारियों ने तोड़ा था, बाद में फिर मंदिर बना और उसे फिर बाबर के समय में तोड़ा गया। तो ये जो ध्वंस का सिलसिला था अब पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ है। और आपने ठीक जिक्र किया कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले साल आए थे। पिछले साल 2023 में 3 मौके ऐसे आए जब 1.25 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में भगवान राम का दर्शन किए हैं। वो 1 जनवरी 2023 था, फिर रामनवमी थी। इस तरह से 3 डेट्स ऐसी हैं जहां 1.25 लाख से ज्यादा लोग आए। और किसी शहर में अगर 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग साल में आ रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है, तो निश्चित तौर पे वहां की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। और मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं जल्दी जल्दी। पहला कि वहां 25 होटल कुल थे 2019 में, आज के दिन में 25 नए होटल बन के तैयार हो चुके हैं, 75 होटल बन रहे हैं। और ये बड़े और विशाल और इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और लेविश होटल हैं, ये शानदार जो बन रहे हैं। इसके अलावा वहां होम स्टे, जो जिन लोगों के पास घर है, कमरे हैं खाली है,
तो उनके लिए होम स्टे की सुविधा है। करीब 5,000 से ज्यादा होम स्टे में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके अलावा वहां पे बड़े पैमाने पे गरीबों को भोजन कराने के लिए लंगर, यानी अब अयोध्या में पहले भी कहा जाता था कोई भूखा नहीं सोता, काशी में कोई भूखा नहीं सोता, मथुरा में कोई भूखा नहीं सोता, तो अयोध्या में कोई भूखा नहीं सोएगा। अनवरत 24x7 वहां पे भंडारा या लंगर चलेगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में चमत्कार से कम नहीं। और जो अयोध्या अभी सामने आ रही है एक कौतुक की तरीके से है। कलयुग में त्रेता युग की अयोध्या नजर आने लगी है। बिल्कुल, हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी भी हैं। रुद्र प्रताप जी, जो अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, पर्यटन की बात कर रहे हैं, उसमें भी तेजी से बदलाव आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह इन धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो रही है, और विकसित भारत का जो सपना देखा जा रहा है, भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा योगदान है? दीप्ति जी, आपने अर्थव्यवस्था और पर्यटन की बात की। नीदरलैंड का एक बहुत छोटा सा गांव है ग्रीथॉन। 1958 में एक डच फिल्म मेकर वहां पर आए अपनी फिल्म को बनाने के लिए। फिल्म का नाम था फैनफेयर जी। फिल्म रिलीज होती है और जबरदस्त हिट होती है। वो गांव था मछुआरों का, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है उसके बाद वो गांव बन गया रेस्टोरेंट का, होटल का, और आज वो वर्ल्ड की कुछ सबसे अच्छी टूरिस्ट की जगहों में से एक माना जाता है। देखिए, कला और संस्कृति ये वो सॉफ्ट पावर है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी देश अर्थव्यवस्था में, या जिसे कह सकते हैं हम ग्लोबल रैंकिंग में, बहुत ऊपर जा सकता है। भारत, आज का भारत वही कर रहा है। आप देखिए, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से स्टार्ट कीजिए और महाकाल लोक कॉरिडोर से लेकर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर तक आ जाइए। काशी विश्वनाथ के बारे में हर एक महीने में आने वाली जो प्रेस रिलीज पर्यटकों की संख्या की घोषणा करती है, वो महज एक आंकड़ा नहीं है, वो भारत की विश्व में बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण है। काशी तमिल संगमम को आप ले लीजिए, जिस तरीके से भारत ने खुद भारत के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दिया, दूसरी बात उसने अपने संस्कृति को आगे करके, देखिए भारत की विश्वसनीयता है अध्यात्म पर और योग पर। ये पूरा विश्व मानता है कि योग और अध्यात्म की जो जननी है या जो जनक है जो देश, वो भारत है। और अगर भारत इन दोनों विषयों पे बेहतर तरीके से काम करेगा तो निश्चित तौर पे उसे विश्व मानचित्र में वो जगह मिलेगी जिसका वो हकदार है, और भारत वही कर रहा है। आप देखिए, वर्ल्ड योग डे के तौर पे जिस तरीके की उसने पहल की, और अभी जिस तरीके से मंदिरों को लेकर, घाटों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो जिस प्रकार का आकार ले रहा है, विश्वास मानिए भारत ने अगले 20 सालों में विश्व को लीड करने की अभी से आधारशिला तैयार कर दी है। बिल्कुल, जो आधारशिला है वो तैयार हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं एक जो बड़ा योगदान है वो प्रधानमंत्री मोदी का भी है, क्योंकि वो खुद इन जगहों पर जाते हैं, वहां के का जो जायजा है वो लेते हैं, जो विकास कार्य हैं उन पर नजर रखते हैं। और कौन पीएम कितनी बार राम के दरबार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार अयोध्या आई। वर्ष 1966 में सरयू पुल का उद्घाटन किया था उन्होंने, तब वो वहां पर पहुंची थी। और साथ ही 1975 में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया था। यानी कुल मिलाकर 3 बार जो इंदिरा गांधी है वो वहां पर पहुंची। तीसरी बार 1979 में उनका अयोध्या आगमन हुआ था। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 और 1989 में चुनावी सभा को संबोधित करने अयोध्या आए थे। इसी तरह इसके बाद 1990 में सद्भावना यात्रा में भी राजीव गांधी अयोध्या आए। कौन पीएम कितनी बार राम के दरबार पहुंचा? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए 2 बार अयोध्या आए थे, और इन 2 बार में पहली बार 2002 में परमहंस रामचंद्र दास के साकेतवास पर वो पहुंचे थे, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें। और साथ ही दूसरी बार 2004 में सरयू रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया और हवाई अड्डे पर उन्होंने सभा भी की थी। इसी तरह 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी अयोध्या आए थे। जो तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं वो वहां पर कब कब पहुंचे, उन्होंने सरयू रेलवे ओवरब्रिज की जो आधारशिला है वो रखी थी। तो इन सभी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब में सबसे ज्यादा बार अयोध्या पहुंचने वाले, और इसी तरह से काशी पहुंचने वाले भी वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं। वो लगातार काशी भी जाते रहते हैं, वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। और इसी तरह अयोध्या भी अभी 30 दिसंबर को भी वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो करेंगे, वहां से वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन का भी, जो वहां पर नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है जिसका काम तेजी से चल रहा है, वहां पर भी वो पहुंचेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। तो यानी लगातार
लगातार वो वहां पर पहुंचते रहे हैं और आने वाले समय में 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंचेंगे तो 5वीं बार अयोध्या पहुंचने वाले वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। विजय उपाध्याय जी, जिस तरह इन धार्मिक स्थलों की अगर जब हम बात करते हैं, लगातार इनको लेकर काम हो रहा है और अयोध्या में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, इसी तरह से काशी की बात की जाए तो वहां पर भी जब से कॉरिडोर का बनाया गया, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो तमाम तरह का के जो निर्माण है वो किए गए, वहां पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। तो क्या कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं और विकसित भारत की लगातार बात भी हो रही है, तो क्या अर्थव्यवस्था जो है तेजी के साथ मजबूत होती नजर आ रही है? देखिए, अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे तेजी से मजबूत हो रही है। हमारे देश का एक राज्य है तमिलनाडु, जहां हमारे प्राचीन मंदिर संरक्षित हुए, उन लोगों ने उसे बचा लिया आक्रमणकारियों से। आज के दिन में तमिलनाडु सरकार की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मंदिरों के चढ़ावे से आता है। वहां के पॉलिटिशियन बयान कुछ भी दें, लेकिन हकीकत यही है कि मंदिरों से रेवेन्यू बहुत जबरदस्त आता है, जो गरीबों के कल्याण में बिना धर्म के भेदभाव के लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप काशी को देख लीजिए, चूंकि वो पहले बन गया। 2021 में काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होता है दिसंबर 2021 में। 2023 31 मार्च को अगर हम देखें तो 1750 करोड़ लगभग रेवेन्यू आया जीएसटी से, लेकिन 2021 में जो रेवेन्यू था वो 1100 करोड़ के आसपास था। जो टोटल बढ़ा हुआ रेवेन्यू था वो 643 करोड़ रुपए था, यानी 2 साल में जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 643 करोड़ बढ़ गया। यानी कि लोगों की इनकम कितनी हुई होगी? ये तो जीएसटी है, 9%, 4%, 8%, 18%, उन चीजों के लिए लिया गया। लेकिन वास्तव में जो पब्लिक की इनकम हुई, आप इसी प्रोपोर्शन में देख सकते हैं। जैसे 13 करोड़ लोग आए वहां एक साल में, 13 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपए खर्च किए एक व्यक्ति ने, तो 1300 करोड़ रुपए तुरंत खर्च हो गए एक दिन में। तो आप ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स का असर है, जो मंदिर की अर्थव्यवस्था है, सनातन की जो अर्थव्यवस्था है, ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए, दुनिया में 3 धर्म हैं जो सबसे बड़े हैं। सनातन में बुद्धिज्म माना जाता है। बुद्धिज्म को अगर जोड़ लें तो आप इस्लाम, ईसाइयत का वेटिकन सिटी है। सबसे पहले उन्होंने अपना एक राष्ट्र प्रमुख बना दिया। उनके जो धर्मगुरु हैं वो राष्ट्राध्यक्ष का उनको दर्जा है, इसलिए जिस कंट्री में जाते हैं उनकी आगवानी उसी तरीके से होती है, क्योंकि वो एक कंट्री के हेड है। हालांकि कंट्री क्या है, 4 किलोमीटर दायरे का वो शहर है, उसी को कंट्री का स्टेटस दे दिया। दूसरा मक्का है, जहां देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग हज करने जाते हैं। सऊदी अरब सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए सालाना इनकम होती है हज के जाने वाले लोगों से। तो ये इकोनॉमिक्स में इसका जो रोल है वो ये है। और भारत में आप देखिए, मंदिरों के शहर से शहर जीवंत है। उज्जैन देख लीजिए, अजमेर देख लीजिए, जहां दरगाह है, बरेली में आला हजरत की दरगाह है। इसके अलावा आप गया देख लीजिए, काशी देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, शिरडी देख लीजिए। मतलब जहां भी कोई बड़ा मंदिर है, आप जम्मू की कटरा शहर का आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, मां वैष्णो देवी के मंदिर की वजह से। तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इस पे, लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में मंदिर इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार देती है और 0 कार्बन वाला रोजगार देती है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाइए और दर्शन करिए और लौट के आइए, जो आप खर्च करेंगे उससे लोगों के जीवन यापन होगा, मोबिलाइजेशन होगा, इकोनॉमी में सर्कुलेशन होगा। तो ये जो चीज है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो करने के पीछे मुझे जो लगता है कि ये जो हमारी गुलामी वाली मानसिकता है ना, कि 1000 साल तक हम गुलाम रहे, फिर 200 साल तक गुलाम रहे, तो हमारी जो गुलामी की मानसिकता, इससे ऊपर उठकर हमें अपनी चीजों पे गर्व करने की अनुभूति हमारे भीतर, हमारे सबकॉन्शियस में आ जाए, ये चाहिए। नहीं तो हम तो वही पढ़ते हैं कि बाबर के बेटा अकबर, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। बट लोगों को पता ही नहीं कि हमारा कल्चर क्या है। हम दूसरे के कल्चर को पे हम सबको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमें अपनी चीजों पे फख्र कम, गर्व कम, हम उपहास के ज्यादा पात्र बनते रहे थे अभी तक। ठीक है, और पीएम मोदी कब अयोध्या पहुंचे, एक बार जल्दी से इस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जल्द ही वो अयोध्या सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाले प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, जब वो 5वीं बार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या पहुंचेंगे। 2019 में गोसाईगंज में उन्होंने जनसभा की पीएम बनने के बाद, तब वो अयोध्या पहुंचे। 2020 में राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ, उसमें वो वहां पर थे, मौजूद रहे अयोध्या में। और साथ ही 2023 में 30 दिसंबर एयरपोर्ट के उद्घाटन अवसर पर वो वहां पर होंगे। 30 दिसंबर 2023, 2024, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल, और तब 5वीं बार अयोध्या जाने वाले वो पीएम बन जाएंगे। कब वो अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी,
और लगातार अयोध्या के विकास की बात करें, निर्माण कार्य की बात करें, लेकिन एक जो बेहद महत्वपूर्ण बात है रुद्र प्रताप जी, जब हम इन सभी जगहों के निर्माण कार्य को देखते हैं, विकास को देखते हैं, तो वहां पर आधुनिकता के साथ साथ जो आध्यात्म है उससे भी उसको जोड़ने की कोशिश की गई है, जो उसका पौराणिक इतिहास रहा है। जब हम अयोध्या की बात करें, जब हम वहां का रेलवे स्टेशन देखते, एयरपोर्ट देखते, तो उसको भी राम मंदिर के मॉडल की तर्ज पर ही वहां पर बनाया जा रहा है। वही पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो राम मंदिर में इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हीं पत्थरों से रेलवे स्टेशन पर भी जो निर्माण कार्य वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या वाकई भारत एक ऐसा देश भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो आधुनिकता के साथ साथ जो अपने देश की जो संस्कृति है, जो इतिहास रहा है, उसको भी साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल दीप्ति जी, आपने साथ में लेकर बढ़ने की बात की, सामंजस्य की बात की। मैं आज एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें यह बताया गया था कि राम मंदिर के जो भूतल के जो दरवाजे हैं, उनकी डिजाइनिंग का जो काम देख रहे हैं वो हैदराबाद के हैं, लेकिन जो डिजाइन कर रहे हैं मजदूर वो कन्याकुमारी के हैं। जो लकड़ी लगी है वो महाराष्ट्र के जंगलों से आई है। तो सामंजस्य ऐसा हो रहा है कि अगर नीचे टाइल्स लग रही है मकराना की है, तेलंगाना के मजदूर काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा भारत का मिला जुला प्रयास है और विजन है। आप यूं ही वहां पर लता चौक की स्थापना नहीं हो गई, एक पूरा विजन है। विजन इतना गंभीर है कि हमें तो अभी तो इतने वक्त एयरपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, अमृत भारत या वंदे भारत ट्रेन दिखाई पड़ रही है, लेकिन विजन ऐसा है कि अयोध्या के मैप को डिजिटली भी उकेरा जा रहा है। और ये सिर्फ डिजिटली मैप नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो आप भारत सरकार की ये सोच को देखिए कि किस तरीके से वो अभी से प्लान कर रही है कि उसे अयोध्या को आगे भविष्य में किस तरह लेकर आगे बढ़ना है। आपने बात की कि किस तरह ये पुराना शहर है उसके बावजूद इसे नया किया जा रहा है। मैंने लोक निर्माण विभाग का एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था पुरातन अयोध्या की नूतन सड़कें। दो विभाग हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई है, तो शायद विभागों की चमक थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाती है चूंकि इतने बड़े लोग नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन पर्यटन और संस्कृति विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखें जिस तरीके से देश भर के या प्रदेश भर के मंदिरों को एक किया जा रहा है रामधुन के मसले पर, और एक हफ्ते पहले से सब जगह पर पाठ शुरू हो जाएंगे सुंदरकांड के, रामधुन पे सब एक आ रहे हैं। या दूसरा लोक निर्माण विभाग को आप देखिए जिस तरीके से सड़कों की चौड़ीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, नया बजट जारी हुआ है। मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या गए हुए थे, उन्होंने लगातार वहां पे समीक्षा बैठक की। देखिए पूरे सरकार का कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ रहा, हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़ी बात यह है कि जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसे करके दिखा रहा है। एयरपोर्ट का ये जो था ये इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन आप देखिए काम कितना पहले पूरा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, उतने वक्त एयरपोर्ट बिल्कुल रन होने की कागज पर था। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप देखिए डेडलाइन से बहुत पहले काम मिल रहा है और बहुत गुणवत्तापूर्वक काम मिल रहा है। अयोध्या अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो अयोध्या जिसको अभी आप गिना रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इतनी बार गए, वास्तव में रामलला का दर्शन करने वाले सिर्फ मोदी जी थे, जिन्होंने न केवल उनको भूमि पूजन का सौभाग्य मिला बल्कि दीपोत्सव का भी सौभाग्य मिला। तो इस तरह के वो अकेले प्रधानमंत्री हैं, इस पे हमें गर्व भी है जी। बिल्कुल। और धार्मिक पर्यटन, अर्थव्यवस्था हुई बेहतर। किस तरह से धार्मिक पर्यटन से जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार मजबूत हो रही है, उसमें एक बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में पर्यटन गतिविधियों में 1.34 लाख करोड़ रुपए की आय हुई है। सिर्फ 2020-21 में धार्मिक पर्यटन से 65,000 करोड़ रुपए की जो आय है वो हुई थी। 2020 और 21 की जब हम बात करते हैं, विभिन्न विकसित धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उनसे आय एक वर्ष के अंतराल में दोगुनी से भी अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत में विभिन्न मंदिरों को मिलने वाला जो घरेलू दान है वो 14% से बढ़कर 27,000 करोड़ हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर को मिलने वाला दान 500% बढ़ गया है। तो किस तरह से जो इस क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर जो बढ़ोतरी हुई है, 2021-22 में काशी विश्वनाथ मंदिर को 100 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ है, यानी कि जो धर्म स्थल है वो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। वाराणसी में धार्मिक पर्यटन भी 1000% बढ़ गया है। धार्मिक पर्यटन से किस तरह अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार बेहतर होती जा रही है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के विकसित होने के बाद बाबा महाकाल मंदिर में धार्मिक पर्यटन जो है वो 1800
प्रतिशत बढ़ गया है। और लगातार जो ये धार्मिक स्थल हैं, ये पर्यटन के माध्यम से जो अपना योगदान है रोजगार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी दे रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, जब हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं और हम पिछले कुछ समय अगर पीछे जाकर देखते हैं और उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे या हम अन्य राजनेताओं की बात करें, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहा जाता है कि उन्होंने आज तक कभी कोई छुट्टी नहीं ली और जिन जगहों पर वो नहीं पहुंच पाते हैं उन जगहों पर वो वर्चुअल माध्यम से लोगों से जुड़ने का जो प्रयास है वो करते हैं। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो एक बड़ा बदलाव हम देखते हैं, जो तस्वीर बदलती हुई देखते हैं, उसके लिए ये भी एक बड़ी वजह है? देखिए, सिर्फ मेहनत ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की, आपका ब्रेन फर्टाइल होना चाहिए और विजनरी होना चाहिए, और ये दोनों चीजें मोदी जी के साथ है। चूंकि वो ग्रास रूट लेवल से यानी बहुत ही गरीब घर से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, तो उन्हें सबकी मनोविज्ञान पता है कि छोटे बच्चों का क्या है, गरीबी में क्या है, मध्यम वर्ग का क्या है, अपर क्लास का क्या है, तो सबका पता है। फिर काम को कैसे आगे ले जाना है, इस बात को मोदी जी जानते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर उनकी बहुत जबरदस्त है, कोई चीज देखते ही समझ जाते हैं कि इसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि कई आईएएस अफसर हैं, उनके पास फाइल भेजिए तो उनमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाधान ढूंढते हैं, और मोदी जी ऐसे हैं जो हर प्रॉब्लम की समाधान वो ढूंढ लेते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि कई बार जब लाइव बातचीत करते हुए नजर आते हैं लाभार्थियों वगैरह से या किसी दूसरे मुद्दे पर, तो वहां पे इस बात का एहसास होता है, और वो जो काम कर रहे हैं, जिस विजन से कर रहे हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, वही कर सकते हैं। एक नया ट्रेंड सेट कर दिया उन्होंने। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि स्टेट ऑफ आर्ट चीजें कैसे बने, वही परंपरागत ढांचा, वही परंपरागत व्यवस्था, वैसे ही पुल बनेंगे, वैसे ही बिल्डिंगें बनेंगी, वही लोग बनाएंगे और उनमें कोई नयापन नहीं होगा। लेकिन आप देखिए आज क्या प्रगति मैदान उस तरीके से है जिस तरीके से हम उसको जानते थे। आज वहां देखिए भारत मंडपम कितना शानदार, कितना खूबसूरत है, और वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी जो पार्लियामेंट बनी है वो ठीक ऐसे ही। काशी कॉरिडोर की कल्पना किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। महाकाल लोक की कल्पना किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने की। राम मंदिर इतना भव्य हो, क्योंकि हम लोगों ने तो वो मॉडल भी देखा है ना जो 89 में अशोक सिंघल जी ने बनवाया था। उस मॉडल को अयोध्या में रखा जाता था, लोग जाके उसकी दर्शन करते थे। लेकिन उस मॉडल को ज्यादा विशाल बनाकर उसे 3 तल का ले गए, उसमें 5 शिखर बन गए, 151 फीट ऊंचा भव्य बन गया। वो 30 फीट जो मंदिर का प्लिंथ है वो जमीन से 22 फीट ऊपर है, उसके ऊपर 151 फीट का मंदिर, करीब 170 फीट के आसपास हो जाएगा मंदिर का जो शिखर है। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से ही संभव हुई। इसके अलावा आपको बताऊं, अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट वहां के विकास प्राधिकरण ने बनाया, तो विजन डॉक्यूमेंट उनका अयोध्या के लिए सिंपल था, जैसे सरकारी ट्रेडिशन बनता है। मोदी जी के सामने गया, उन्होंने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट को बेहतर करिए, 2047 में अयोध्या कैसी दिखेगी वो बताइए। अब सारे लोग, अच्छा वहां उन्होंने इनपुट्स भी दिए कि किस तरीके से आपको काम करना है, तब हमारे इंजीनियर और हमारे ब्यूरोक्रेट उसको काम कर पाए। यानी कि जो काबिल होने का दावा करते हैं, हम उनकी काबिलियत पर शक नहीं करते, लेकिन उनकी काबिलियत का रिजल्ट जो है, आउटकम जो है, वो उस तरह का नहीं होता जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी उसको सोच रहे हैं। 2047 की अयोध्या वर्ल्ड की बेस्ट स्पिरिचुअल सिटी के तौर पे जो हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है 22 जनवरी से, वहां से जो प्रस्थान उसका शुरू होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। और अयोध्या जाने पे आप जानती हैं सबसे जो शुद्ध जल सरयू नदी का प्रवाह और विस्तार, उसका सारी चीजें आज उस अयोध्या के लिए, उस त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती हैं। दीपोत्सव पे जिन लोगों ने अयोध्या के घाटों को देखा है, उन लोगों को अब समझ में आता है कि वास्तव में अयोध्या में कितनी खूबसूरती थी, कितनी चीजें थी। क्योंकि अयोध्या बार बार टूटी है, बार बार बनी है, और आक्रमणकारियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत लंबे समय तक अयोध्या दबी कुचली रही है, लेकिन अब सिर उठाकर जीने का वक्त है। हमें अपने संस्कृति पर, अपने कल्चर पर, अपने ईश्वर पर गर्व करने का अवसर है, और इस अवसर को अयोध्या वासी भी समझ रहे हैं, प्रदेशवासी भी, और देश के 5 लाख गांव 22 जनवरी को इस बात का एहसास करा देंगे पूरी दुनिया को। 5 लाख गांव के मंदिरों में जब हमारी रामधुन गूंजेंगी, तो सभी को एहसास होगा कि हमारा देश अब उठ खड़ा हुआ है। हम एक सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। रुद्र प्रताप दुबे जी, लगातार ये माना जाता है कि जो धार्मिक केंद्र हैं वो आस्था के केंद्र हैं,
और इन मंदिरों के, इन धार्मिक स्थानों का जब से जो ये निर्माण कार्य शुरू हुआ, इसमें बहुत से लोगों ने इस बात को भी सामने रखा कि इनके निर्माण से क्या किसी तरह का कोई फायदा है या क्या ये किसी तरह से लोगों के जीवन में कोई असर डालेगा। लेकिन अब जब इनका निर्माण हो रहा है, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में जब बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या अब ये माना जाए कि ये जो मंदिर हैं सिर्फ ये अब आस्था का ही केंद्र नहीं रह गए, बल्कि ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो माध्यम है वो भी बन चुके हैं, और लोगों के जो जीवन की बात की जाए तो उस पर भी ये सीधे तौर पर असर डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर दीप्ति जी, मुझे यही शिकायत है कि पिछली सरकारों ने इस बात को समझा क्यों नहीं। हमने सुनी है वो कहानियां जहां पर नीम करौली बाबा के साथ वर्ल्ड के बड़े आइकन्स के नाम जुड़ते थे, उसके बावजूद कैंची पर कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड का वो स्थल था जिसे हम और बढ़ाकर इसे वर्ल्ड टूरिज्म के तौर पे स्थापित कर सकते थे। ये तो वर्तमान सरकार का विजन है कि उसे ये बात समझ में आ रही है। भारत विविधताओं का देश है दीप्ति जी। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जब काशी तमिल संगमम करवाते हैं तो और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भाषण देने खड़े होते हैं तो उनके साथ ट्रांसलेटर खड़ा होता है, क्योंकि सामने जो लोग बैठे हुए थे तमिलनाडु से आए हुए लोग, वो हिंदी नहीं समझ पा रहे थे। शायद वर्ल्ड में ये कहीं नहीं होता होगा प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसलेटर लेके बोले। तो भारत इतने विविधताओं का देश है। भारत वो देश है जहां पर आपके प्रश्नों पर सवाल उठाने वाले लोग बहुतायत मात्रा में मिलेंगे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास जो कश्मीर है, जो सबसे खूबसूरत जगह है, वहां से आप पर्यटन की वो हिस्से को नहीं ला पा रहे हैं, तो उसकी भरपाई आपको दूसरी जगहों से करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया, योग और अध्यात्म में भारत की विश्वसनीयता है विश्व मानचित्र पर। अब तरीका बदल गया है। अब आपको वो दिखाना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक पहचान मात्र नहीं है। राम एक धार्मिक पहचान नहीं है। अगर धार्मिक पहचान होते तो फिर थाईलैंड में नहीं मिलते, रसिया में उनका जिक्र ना होता, श्रीलंका में उनका जिक्र नहीं होता। राम एक वैश्विक है। राम जोड़ना सिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी और अभी का जो भारत है वो इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा। और शायद यही वजह है कि जो मैंने आपको बताया कि भासानी ऐप जो उन्होंने डेवलप किया है अयोध्या और काशी के लिए, वो विशेष तौर पे इसीलिए डेवलप किया है क्योंकि उनका मानना है कि विश्व भर से बड़े लोग ऐसे आएंगे जिनकी भाषा यहाँ पर समझी नहीं जा सकेगी। आपको यहाँ पे एक बात और गौर करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को पिछले कुछ सालों में जाइए तो ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत पड़ती थी कि वो उत्तर प्रदेश को बता सके, उसकी योजनाओं के बारे में बता सके। अब उत्तर प्रदेश को किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। काशी विश्वनाथ का अगर कलश या शिखर लग रहा है किसी कैलेंडर में तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश है। अगर अयोध्या का कहीं पे एक जिक्र मात्र हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है। तो वो ब्रांड एम्बेसडर कथित की छवि से बाहर आ चुका उत्तर प्रदेश है, जो न केवल भारत को सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में सहयोग देने वाला है, बल्कि अयोध्या को विश्व मानचित्र में बहुत सशक्त रूप से स्थापित भी करने जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अयोध्या को विश्व मानचित्र में एकदम सशक्त रूप में कह सकते हैं उस तरीके से स्थापित करने वाला है। विजय उपाध्याय जी, बहुत ही संक्षेप में आपका जवाब चाहेंगे कि जो विकसित भारत का जो संकल्प है, जो सपना है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, क्या वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत ही संक्षेप में आपका जवाब। नहीं, हमें तो लगता है कि अगले 2 साल में हम कम से कम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2030 तक भारत विकसित भारत काफी कुछ बन चुका होगा। 30 के बाद तो हमारी रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे लोग, हमारे विजनरी जो पॉलिटिशियंस हैं जो इस समय सत्ता में हैं, इन सारे लोगों की वजह से बहुत तेजी से सारे काम हो रहे हैं। और ये 2-3 सालों की बात है, कोई ज्यादा लंबे वक्त की बात नहीं है। बात चुनाव की है जो 2024 में मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये देखना है कि भारत की जनता क्या चाहती है, कि वो एक विकसित भारत चाहती है या फिर वो परंपराओं को चाहती है जहां स्टेटस को मेंटेन रखने में बरसों बरस लोग गुजार देते हैं और टिहरी जैसी बड़ी परियोजना 28 साल से 30 साल लगते हैं। ठीक है। विजय उपाध्याय जी, रुद्र प्रताप दुबे जी, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में और इसको लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और 30 दिसंबर को वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसके बाद 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे और उन्हीं के हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी।